हेलो एवरीवन, माय नेम इज मानसी भारद्वाज एंड आज हम करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, हमारे थर्मल एक्सपेंशन थे, अलग अलग लीनियर था, एरिया एक्सपेंशन था एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन था। आज हम करेंगे हमारी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है उसके बारे में, कि जो स्पेसिफिक हीट होती क्या है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है। इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए यूनिट मास। मतलब हम कैसे कह सकते हैं कि हमारी एक स्पेसिफिक मास है, कोई भी जिसका यूनिट मास है, जिसका हम ऐसे मान लेते हैं कि उसका मास 1 kg है या फिर 1 ग्राम है, ठीक है। तो उस स्पेसिफिक मास की टेम्परेचर को रेज करने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस तक, तो वो क्या होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो देखो एक एक्सपेरिमेंट अगर हम देखें तो क्या करेंगे कि मान लिया हमारे पास फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मास m है, ठीक है। इसका हमें क्या करना है, अमाउंट ऑफ इसको हम हीट देंगे, ठीक है। फिक्स्ड अमाउंट जिसका मास m है इसको हम हीट देंगे। तो राइज इन टेम्परेचर डिफरेंट केस इन डिफरेंट, तो अलग अलग सब्सटेंसेस में अलग अलग टेम्परेचर को हम रेज करते हैं। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या देखेंगे कि जैसे ही हम इस मास को हीट देंगे, ठीक है, इस मास को हमने हीट दी, तो वो हीट जो है दो चीजों के ऊपर डिपेंड करेगी। एक तो जो यानी डेल क्यू यानी चेंज इन हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, यानी मास हमारा कितना बड़ा है और कितना छोटा है ना। तो मास के ऊपर डिपेंड करेगी, जितना बड़ा मास होगा उतनी ज्यादा हमें हीट देनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक तो जो हम गिवन हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द सब्सटेंस एंड डेल क्यू ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। यानी उस मास का जो टेम्परेचर है वो कितना है, ठीक है, तो उतनी हम उसको हीट देंगे। इन दो चीजों के ऊपर वो डिपेंड करेगी, ठीक है। जितने ज्यादा ग्रेटर मतलब मास जो सब्सटेंस है, जितना ज्यादा उसका मास होगा, जितना ज्यादा उसका टेम्परेचर होगा, उतना ही ज्यादा हमें उसकी हीट देनी पड़ेगी, ठीक है। इन दो चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ से डेल क्यू किसके इक्वल आया, इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखेंगे एम डेल्टा टी, ये हो गया। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के एस लिख लेते हैं, एम डेल्टा टी, सॉरी कैपिटल टी। तो ये आ जाएगा, यहाँ से जो एस है, एस ये क्या है, एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यानी कि जो एस है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। और यहाँ से जो ये एस है इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यहाँ से स्पेसिफिक वर्ड क्यों लगा, क्योंकि हम एक स्पेसिफिक मास के बारे में जिक्र करें। मान ले इस मास का, इसका वेट है शुरू में अगर 1 kg हो, 1 ग्राम हो, तो उस स्पेसिफिक जो मास है, ठीक है, यानी एक कांस्टेंट, इसका जो ये मास हमारे एक स्पेसिफिक होगा, इसकी वैल्यू एक स्पेसिफिक होगी, इसलिए क्या है, एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो एस होगी, ठीक है। अगर हम मान लिया यहाँ से डेल्टा क्यू, देखो किसके इक्वल आया, एस एम डेल्टा टी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, मान लिया 1 ग्राम यूनिट मास के लिए, अगर मान लिया हो गया 1 यूनिट, ठीक है, मतलब मास जो हमारा हो गया 1 यूनिट, एंड अगर डेल्टा टी हम अगर 1 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को बढ़ाएं, ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो चेंज इन हीट है वो किसके इक्वल आ जाएगी, स्पेसिफिक हीट की, ठीक है। तो हीट जो है किसके इक्वल आ जाएगी, स्पेसिफिक हीट की। तो यही क्या है, तो देखो इसकी डेफिनेशन यहाँ से क्या हुई, हैंस स्पेसिफिक हीट, specific heat of a substance may be, of a substance, specific heat of a substance may be defined as the amount of heat required, amount of heat required to raise the temperature, raise the temperature, टेम्परेचर को रेज ऑफ यूनिट मास, ऑफ यूनिट मास, यूनिट मास का टेम्परेचर रेज करने के लिए, ठीक है। तो हीट स्पेसिफिक हीट क्या होगी, ऑफ ए सब्सटेंस पे भी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस, ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री, 1 डिग्री तक, यानी 1 डिग्री सेल्सियस हम ले सकते हैं, थ्रू 1 डिग्री,
ठीक है। तो ये होती है हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एक कोई भी स्पेसिफिक मास है, मान लिया 1 ग्राम है, 1 किलोग्राम है, ठीक है, उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस तक, यूनिट तक बढ़ाने के लिए, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस तक रेज करने के लिए जितनी हीट हम देते हैं, ठीक है, जितनी हीट आवश्यक होती है, रिक्वायर्ड होती है टू, वही होती है हमारी स्पेसिफिक हीट, ठीक है। यहाँ से डेल्टा क्यू है, एक तो मास के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, यानी जो हमारा मास है वो कितना बड़ा है कितना छोटा है, जितना ज़्यादा बड़ा छोटा होगा उतनी ज़्यादा हमें हीट देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ठीक है, ये हो गया, कितना मास उतनी ज़्यादा हमें एनर्जी देनी पड़ेगी जितना मास बड़ा है जितना छोटा है, और डेल क्यू टेम्परेचर पे डिपेंड कर गया, ये हो गया, यहाँ से ऐसा आ गया। अब तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए यूनिट मास, मतलब मास हमारा क्या हो, यूनिट मास हो, ठीक है, 1 हो, तो यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस थ्रू ए 1 डिग्री सेल्सियस, तो वो हमारी क्या होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब इसी में सेकंड आती है हमारी मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, इन दोनों में क्या डिफरेंस आया, मोलर स्पेसिफिक हीट, जो हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थी वो हमारे मास को 1 यूनिट तक, यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस, यानी जो हमारे सब्सटेंस है उसका यूनिट मास अगर हम लें तो वो हमारी क्या थी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या कहती है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी of a substance is defined as the amount of heat required, as the amount of heat required to raise the temperature, देखो यहाँ पे डिफरेंस आएगा, raise the temperature of 1 ग्राम मोल, 1 ग्राम मोल ऑफ दी सब्सटेंस, देखो यहाँ पे 1 ग्राम मोल आया ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 यूनिट, 1 डिग्री यूनिट, ठीक है, ये आया, ये इसकी डेफिनेशन आई। देखो इन दोनों डेफिनेशन में डिफरेंस है। इसकी डेफिनेशन क्या कहती थी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, अगर यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस हो, इसमें जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो क्या कहती है, वो कहती है कि मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम मोल। इसमें क्या था, 1 यूनिट मास, इसमें क्या है 1 ग्राम, यानी हमारा जो मास है वो 1 ग्राम का हो, ठीक है, इसमें सिर्फ 1 यूनिट मास था, इसमें ग्राम और वो नहीं था, तो इसमें क्या है, तो मोलर स्पेसिफिक हीट हमें क्या कहती है कि जो हमारा सब्सटेंस है उसका मास क्या हो, 1 ग्राम हो, और 1 यूनिट तक उसको रेज करने के लिए हम कितनी एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। तो ये होती है हमारा मोलर स्पेसिफिक हीट, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है मोलर स्पेसिफिक हीट का, वो क्या होता है, C इज इक्वल टू 1/n, ठीक है, 1/n और डेल Q बाई डेल T, ये होता है हमारा मोलर स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला। वेयर यहाँ पे जो स्मॉल n है वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस है, ठीक है, ये हो गया नंबर ऑफ मोल ऑफ द सब्सटेंस, कैपिटल M, ये चेंज इन हीट है, ये चेंज इन टेम्परेचर है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, ये होता है मोलर स्पेसिफिक हीट में डिफरेंस, और जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन दोनों में डिफरेंस। इसका फॉर्मूला ये होता है स्पेसिफिक हीट का, डेल क्यू इज इक्वल टू SM डेल्टा T, वेयर S इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एंड इसका जो फॉर्मूला होता है मोलर स्पेसिफिक हीट का 1/n डेल क्यू बाई डेल T, वेयर N इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है, ये हो गया मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब देखो कि जो वेरिएशन होता है स्पेसिफिक हीट का सॉलिड में उसके टेम्परेचर के साथ, देखो क्या है वेरिएशन, जो एक ग्राफ आता है वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक हीट, जो एक स्पेसिफिक हीट का वेरिएशन आता है, ठीक है, ऑफ ए सॉलिड विद टेम्परेचर के साथ, वो क्या होता है, देखो जब हम मान लिया सॉलिड की, मान लिया वॉल्यूम है कुछ, ठीक है, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उसकी क्या होती है, वॉल्यूम एक टाइप से कांस्टेंट ही होती है ना, कांस्टेंट, ज्यादा वॉल्यूम होती है और लेस कांस्टेंट होती है,
है ना। तो क्या होगा कि जैसे ही तो ये जो टर्म आई कि जो वेरिएशन होता है ना स्पेसिफिक हीट का सॉलिड के स्पेसिफिक हीट का टेम्परेचर के साथ, तो उसमें जो वॉल्यूम हमारी कांस्टेंट रहती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सॉलिड में कॉल्ड एज द स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसको हम CV से डिनोट करते हैं, है ना। तो उनके बीच में जो डेबे ने एक ग्राफ दिया था, है ना, कि एक सॉलिड की जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर बढ़ाने से कैसे कांस्टेंट रहती है और कैसे शुरू में वो इंक्रीज करती है। तो डेबे का क्या ग्राफ दिया डेबे ने, ये दिया उसने, ठीक है। शुरू में ये वाली ली कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम एंड ये हमारा था टेम्परेचर, ठीक है। तो शुरू में क्या आया ग्राफ कुछ इसी तरीके का आया कि जब हमने टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू किया तो जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का आया। शुरू में तो हमारा जब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो शुरू में तो जो हमारी स्पेसिफिक हीट थी सॉलिड्स की वो शुरू में क्या हुई, इंक्रीज करती गई और एक टाइम पे आके वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, है ना। तो यहीं पे जो ये चीज आई थी इसमें यही था कि लेस तो कांस्टेंट थी एंड मोर लेस कांस्टेंट थी एंड रिमेन्स मोर, वॉल्यूम रिमेन्स मोर। देखो जो स्पेसिफिक हीट थी ये बहुत ज्यादा तो देखो इंक्रीज कर रही है ना, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रही है, और यहाँ पे बिल्कुल थोड़े से टाइम में क्या कर रही है, कांस्टेंट है। तो लेस कांस्टेंट है, ठीक है, एंड वॉल्यूम जो है ज्यादा है इस वाले ग्राफ में, इस वाली टर्म में। देखो वॉल्यूम बहुत ज्यादा है लेकिन कांस्टेंट सिर्फ थोड़े से इंटरवल में। तो इसीलिए जो डेबे ने क्या कहा कि जब हम सॉलिड्स में यानी जब हम उनकी कांस्टेंट वॉल्यूम को रखें और अगर टेम्परेचर को बढ़ाते जाएं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो कांस्टेंट जो वॉल्यूम है सॉलिड्स की वो कांस्टेंट हो जाती है। टेम्परेचर बढ़ाने से पहले तो बढ़ना शुरू करती है लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि उनकी जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो ये था डेबे ग्राफ की जो सॉलिड्स की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो कैसे चेंज होती है टेम्परेचर के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं डेबे टेम्परेचर, क्योंकि डेबे ने बताया था डेबे टेम्परेचर, ठीक है। फिर उसके बाद एक और टर्म आई थी स्पेसिफिक हीट ऑफ ए वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ ए वाटर, मतलब वाटर की स्पेसिफिक हीट के बेस पे भी एक ग्राफ आया था, ठीक है। वो ग्राफ क्या था, देखो स्पेसिफिक हीट ऑफ ए वाटर मतलब स्पेसिफिक हीट क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास, है ना, ऑफ ए वाटर थ्रू 1 डिग्री, यही होती है। तो जो हमारा वाटर का जो स्पेसिफिक हीट थी वो कितनी आई थी, 1 कैलोरी, यानी जो वाटर की हमारी स्पेसिफिक हीट होती है 1 कैलोरी ग्राम इनवर्स, और डिग्री सेल्सियस इनवर्स होती है ना, ये हो गया। स्पेसिफिक हीट ऑफ ए वाटर थी हमारी 1 कैलोरी, अगर इसको जूल में चेंज करें तो कितनी होती है 4.2 जूल ग्राम इनवर्स और केल्विन इनवर्स, ठीक है। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4200 जूल किलोग्राम इनवर्स, किलोग्राम में अगर हम चेंज करें इसको, है ना, और केल्विन इनवर्स, ठीक है। तो ये होती है हमारी स्पेसिफिक हीट जो है ये होगी हमारी वाटर की। लेकिन इसमें एक और बात है कि जो हमारी ये जो चीज है ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि हमारा जो लिक्विड्स होते हैं उनकी स्पेसिफिक हीट जो है टेम्परेचर के साथ वेरी करती है, ठीक है। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ ए लिक्विड इज चेंज विद द यानी वेरी विद द टेम्परेचर, वेरी करती है। तो इसमें ग्राफ आया, इसमें एक क्या आया, ये तो थी हमारी स्पेसिफिक हीट, ये थी हमारी स्पेसिफिक हीट, ये, और ये था हमारा टेम्परेचर। तो इसमें जो ग्राफ आया कुछ इस तरीके से आया, मान लें इनकी कुछ वैल्यू मान लें, कोई भी वैल्यू मान लें, ठीक है, मान लिया 1 2 3 4 5 कुछ भी मान लें, यहाँ पे 1 2 3 4 ये मान लें। तो यहाँ पे जो इसका कुछ ग्राफ आया वो कुछ इस तरीके से आया, यानी शुरू में डिक्रीज होता हुआ और बाद में वो इंक्रीज कर गया इस तरीके से, है ना। तो ये आया ग्राफ, तो यहाँ पे ये ग्राफ आ गया, ठीक है। तो ये आया था ग्राफ स्पेसिफिक हीट ऑफ ए वाटर, ठीक है। ये हमारी स्पेसिफिक हीट थी, ये हमारा टेम्परेचर था। तो ये जो ग्राफ आया था ये स्पेसिफिक हीट ऑफ ए वाटर का, और वाटर जो हमारे लिक्विड्स होते हैं उनकी जो स्पेसिफिक हीट होती है वो टेम्परेचर के साथ वेरी कर जाती है, ठीक है, कांस्टेंट नहीं रहती। देखो इस ग्राफ ने ये बताया कि शुरू में देखो इसकी स्पेसिफिक हीट क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है ना, बाद में कांस्टेंट हुई यहाँ पे इस पॉइंट पर, बाद में वो क्या कर गई,
इंक्रीज करके। तो टेम्परेचर के साथ हमारी जो स्पेसिफिक हीट होती है लिक्विड की वो वेरी करती है। ठीक है, तो ये चीज ये हमें ग्राफ बताते हैं। देखो अब हम बात करते हैं कि चेंज ऑफ स्टेट क्या होता है। नॉर्मली हमारे पास 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 3 स्टेट्स होती है, वैसे 4th प्लाज्मा भी होती है, लेकिन हम इसमें 3 लेते हैं। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो कन्वर्जन ऑफ दीज स्टेट्स ऑफ मैटर अनदर, यानी हम अगर सॉलिड को लिक्विड में चेंज करें, लिक्विड को गैस में चेंज करें, तो वही क्या होती है? हमारी चेंज ऑफ स्टेट होती है। ठीक है, तो हमारे जो ये सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, यानी जो ये होते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, ये जो हमारे 3 होते हैं, सॉलिड एंड लिक्विड एंड गैस, इन्हीं के बेस पे हमारी क्या होती है? 3 टर्म आती है। एक तो है प्रेशर, ठीक है, एक आती है वॉल्यूम एंड प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ये 3 टर्म हुई। ठीक है, इन तीनों टर्म, ये जो तीनों टर्म होती है, प्रेशर वॉल्यूम V, प्रेशर P, वॉल्यूम V एंड टेम्परेचर T, ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, यानी ये हम कह सकते हैं कि 3 डायमेंशंस में होते हैं, P, T एंड इस तरफ जो होती है 3rd डायमेंशंस, वो होती है वॉल्यूम V। ठीक है, लेकिन जो, क्योंकि हमारा जो पेपर्स होता है वो 2 डायमेंशन है, तो हम जो ग्राफ बनाएंगे चेंज ऑफ स्टेट का, सिर्फ P वर्सेस T के अंडर बनाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो V है, वॉल्यूम है, इसको हम इग्नोर, नेग्लेक्ट करते हैं एक टाइप से, बिकॉज ये क्या है? 3 डायमेंशंस में है, लेकिन हमारा पेपर सिर्फ 2 डायमेंशंस में होता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि कैसे चेंज ऑफ स्टेट, जैसे हम सॉलिड से लिक्विड में और लिक्विड से सॉलिड में कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला देखो, इसमें अगर हम वर्सेस, देखो क्योंकि हम इसमें वॉल्यूम नहीं लेंगे, सिर्फ प्रेशर एंड टेम्परेचर T ये लेंगे। ठीक है, तो पहले हम ग्राफ बनाते हैं, मान लिया वाटर एंड वापर्स के बीच में, और मान लिया वो ग्राफ कुछ इस तरीके का हुआ, वाटर एंड वापर्स, ये ओके। ठीक है, अब देखो टेम्परेचर, ये प्रेशर P है, ये टेम्परेचर T है। बाय कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट, जब हम प्रेशर को कांस्टेंट रखें और टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें, तो क्या होगा? जो वाटर है वो वापर्स में चेंज हो जाएगा, और इस जो ये प्रोसेस होता है इसको हम क्या कहते हैं? वेपराइजेशन। जैसे ही हम लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाएंगे और टेम्परेचर क्या करेंगे? बढ़ाकर प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे, तो लिक्विड जो है वेपर फेज में चेंज हो जाता है, एंड इस केस को हम, इस जो ये प्रोसेस, इसको हम क्या कहते हैं? वेपराइजेशन, वेपराइजेशन। और अगर मान लिया सेम उसी प्रोसेस में, अगर प्रोसेस में क्या करें, अगर लिक्विड, अगर हम क्या करें? प्रेशर को कांस्टेंट रखें और टेम्परेचर को डिक्रीज कर दें। इस केस में हमने क्या किया था? टेम्परेचर को इंक्रीज किया था, इसलिए लिक्विड जो है वो वेपर्स में यानी गैसेज में चेंज हो गया था। हम इसको गैसेज भी लिख सकते हैं ना, ये गैसेज, क्योंकि इसके दूसरी तरफ हमारा गैस है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमने प्रेशर को क्या रखा? कांस्टेंट, और अब की बार टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया, तो हमारा जो लिक्विड है वो किस में? वो होगा गैस में ही चेंज। लेकिन अब की बार क्या होगा? कंडेंसेशन। देखो हम क्या करते हैं कि अगर मान लिया किसी कप के ऊपर जो गर्म चाय का मान लिया, उसके ऊपर मान लिया हम लीड रखते हैं, तो क्या करते हैं? शुरू में तो जो हमारा जो कप का, जो हमारी चाय का कप है, वो क्या होता है? शुरू में उसका शुरू में होता है वेपराइजेशन, क्योंकि हमारी जो धीरे धीरे वो क्या होती है? कोल्ड होती जाती है, तो क्या होता है? वो वेपर्स बनते हैं। और बाद में जब क्या होता है, थोड़ी देर बाद हम देखेंगे तो वही वेपर्स आपस बाद में क्या हो जाते हैं? लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। तो यही क्या होता है? कंडेंसेशन। ठीक है, तो ये हो जाता है अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखें और टेम्परेचर को डिक्रीज कर दें। तो देखो अगर हमारी चाय मान लिया कोल्ड हो रही, तो टेम्परेचर एक टाइप से डिक्रीज हो रहा है, तो इसका ये एग्जाम्पल है कि जो हमारे वेपर्स है बाद में आपस में लिक्विड में चेंज हो जाते हैं, तो वही हमारा क्या होता है? कंडेंसेशन। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में हमारा क्या था? वाटर, इसके और राइट साइड में हमारा वेपर्स था। ठीक है, ये था, ये हो गया। अब इनके बीच में ये हो गया वाटर एंड वेपर, बट ये हो गया। लेकिन इस कर्व से ऊपर ये क्या होंगे? इक्विलिब्रियम में। यहाँ पे वाटर है वेपर में चेंज हो रहा है और वेपर से वाटर में चेंज हो रहा है, लेकिन उसके ऊपर यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। ठीक है, और इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? सॉलिड
देखो इस लाइन को हम, जैसे ये होगी ना पूरी, ये हो गया सॉलिड, सॉरी लिक्विड, लिक्विड वापर, लिक्विड गैस, लिक्विड गैस फेज इक्विलिब्रियम, फेज इक्विलिब्रियम। तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, लिक्विड, लिक्विड गैस फेज इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये हो गया, ये लाइन तो ये आ गई। अब अगर सेकंड केस में हम माने, ये हो गया सी, ये पी एंड टी के बीच में ग्राफ। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम ग्राफ बनाते हैं सॉलिड्स, वो हमने लिक्विड्स एंड गैसेस के बीच में बनाया था, एंड अब हम बनाएंगे सॉलिड एंड लिक्विड के बीच में। ठीक है, तो मान लिया, देखो यहाँ से कैसे आ जाएगा, ये मान लिया कुछ इस तरीके का ग्राफ आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा हमारा आइस। ठीक है, मतलब एक सॉलिड लेंगे और इसके राइट साइड में हमारा होगा वाटर, यानी हम क्या लेंगे, लिक्विड। ठीक है, सेम वही प्रोसेस करेंगे। प्रेशर को क्या रखेंगे, कांस्टेंट, और टेम्परेचर को जब हम बढ़ाएंगे तो हमारी जो आइस है वो वाटर में चेंज हो जाएगी। देखो जब हम आइस यानी सॉलिड है, एक टाइप से सॉलिड है, प्रेशर को कांस्टेंट रख के टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो हमारी आइस है वो वाटर में चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगी वाटर, यानी एक टाइप से लिक्विड में चेंज हो जाएगी, है ना। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग, यानी आइस हमारी मेल्ट हो रही है, मेल्टिंग। ठीक है, सेम वही प्रोसेस, अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखें और टेम्परेचर को डिक्रीज करें तो हमारी जो वाटर है वो वापस सॉलिड में चेंज हो जाएगा, मतलब वो क्या हो जाएगी, फ्रीजिंग, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग आ जाएगी। इसमें जो ये फ्रीजिंग होती है इसकी जो वैल्यू होती है 360 होती है, 336 होती है इसको फ्रीज करने में वापस, यानी हमें उसमें से इतनी एनर्जी निकालनी पड़ेगी तब वो वापस सॉलिड बन जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे एट ए कांस्टेंट प्रेशर पर तो हमारी आइस है वो वाटर में चेंज हो जाएगी, जिसको हम मेल्टिंग बोलते हैं। ठीक है, एंड जब हम प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे और टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो जो हमारा वाटर वापस सॉलिड में यानी आइस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जो हमारा पहले वाला ग्राफ था और ये वाला, इन दोनों को कंबाइन करते हैं, कंबाइनिंग बोथ ग्राफ। इन दोनों ग्राफ को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा। देखो ये हो जाएगा प्रेशर P, ये हो जाएगा टेम्परेचर T। तो हमारा ग्राफ देखो, पहले वाला ग्राफ कुछ इस तरीके का था, उसके बाद वाला ग्राफ कुछ इस तरीके का था, है ना, और ये ठीक है, थोड़ा नियर बना लेते हैं, कोई बात नहीं, ये आ गया, ये आ गया। यहाँ पे हमारी जो स्टेट, यानी हम इसको मान लेते हैं T। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे तो हमारी क्या थी, आइस थी, आइस थी ना यहाँ पे, और यहाँ पे क्या था हमारा वाटर। देखो अब, और यहाँ पे हमारा था आइस, वाटर, और ये हमारे थे वेपर्स। ये हमने तीनों जो हमारे ग्राफ थे दोनों, उनको मिला के ये निकाला। ठीक है, अब देखो जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे आइस को, देन आइस चेंज हो जाती है वाटर में, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। और टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वाटर फिर से, देखो यहाँ पे जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, देखो यहाँ पे तीनों स्टेट आ गई हमारी, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो हमारी आइस किस में चेंज हो जाएगी, वाटर में। टेम्परेचर को और ज्यादा बढ़ाएंगे तो हमारा वाटर जो चेंज हो जाएगा वेपर्स में। ठीक है, ये कब था, जब हम कांस्टेंट प्रेशर ले रहे थे। ठीक है, लेकिन अगर हम लो प्रेशर पे देखें और लो टेम्परेचर पे देखें, लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, ये कब तक था, जब हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे थे और प्रेशर को कांस्टेंट रखे थे। लेकिन जब हम, अगर हम इसी ग्राफ को लो टेम्परेचर पर देखें, एट लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, एंड लो प्रेशर पर देखें तो ये ग्राफ 0 से शुरू होगा। देखो ये लाइन इसीलिए आई है यहाँ पे, है ना, क्योंकि हम अब देख रहे हैं लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, तो ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम 0। ठीक है, तो ग्राफ 0 से शुरू होगा। ठीक है, इसलिए ये आ गया T, ये आ गया पॉइंट T। ठीक है, अब ये पॉइंट T क्या है, देखो इस पॉइंट T पर जो हमारी तीनों स्टेट्स थी लिक्विड की, यानी कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीनों इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाती हैं इस पॉइंट T पर। इसलिए हम इस पॉइंट T को क्या मानते हैं, ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, और इस ट्रिपल पॉइंट से हम एक,
जैसे हम ऐसे कर सकते हैं कि आइस को सीधा वेपर्स में चेंज कर सकते हैं विदाउट चेंज इन लिक्विड, बिना किसी लिक्विड में चेंज किए आइस को सीधा हम वेपर्स बना सकते हैं इस ट्रिपल पॉइंट की हेल्प से। देखो क्योंकि यहाँ पे अगर आइस है मान लिया, थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज किया तो सीधा किस में जाएगा, वेपर्स में, तो लिक्विड की तो जरूरत ही नहीं होगी। तो इसीलिए इस ट्रिपल पॉइंट से हम एक जो गैसेज है, जो सिंपल सॉलिड है, उसको सीधा वेपर्स में चेंज कर सकते हैं विदाउट चेंज इन द लिक्विड्स। ठीक है, तो ये ट्रिपल पॉइंट हमारी ऐसे हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो अगर हम इसका एग्जाम्पल लें कैसे, जैसे अगर हम मान लिया प्रेशर को कांस्टेंट रखें, ठीक है, और टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें, तो जो है हमारी आइस डायरेक्टली चेंज हो जाएगी ना वेपर्स में, है ना। और जो सॉलिड्स है ना, सॉलिड अगर वो डायरेक्टली चेंज हो जाते हैं वेपर्स में, तो उस केस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, या अगर हमारे सॉलिड्स डायरेक्टली चेंज हो जाएंगे, वही केस है जब हम प्रेशर को कांस्टेंट रखें और टेम्परेचर इंक्रीज करें विद द हेल्पिंग ऑफ ट्रिपल पॉइंट, आइस डायरेक्टली चेंज इनटू आवर वेपर्स। ठीक है, तो डायरेक्टली हमारी जो आइस है वो वेपर्स में चेंज हो जाती है, एंड इस केस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। ठीक है, एंड अगर और गैस, दूसरा केस अगर मान ले कि टेम्परेचर को कम कर दे, तो गैस क्या हो जाएगी, वापस सॉलिड में चेंज हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, अगर हमारी जो वेपर है वो सॉलिड में चेंज हो जाएगी डिक्रीजिंग इन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये होता है, तो ये होता है हमारा ग्राफ। ये हमारा पीटी ग्राफ था कि कैसे ट्रिपल पॉइंट आता है और कैसे जो हमारे आइस है वो डायरेक्टली चेंज हो सकते हैं, हम जो हमारे सॉलिड है डायरेक्टली चेंज कैसे होते हैं, वेपर से, है ना। इसका एक एग्जांपल ये है कि जो हमारा कपूर होता है ना, कपूर, उस वो भी इसका एक एग्जांपल है सब्लिमेशन का। जो हमारे सॉलिड है डायरेक्टली वेपर बनते हैं, है ना, लिक्विड में चेंज नहीं होते, तो कपूर इसका एक एग्जांपल है। ठीक है, तो ये तो ये था हमारा पीटी ग्राफ। इसमें हमने वॉल्यूम कांस्टेंट क्यों रखी, क्योंकि ये 3 डायमेंशंस में हम अपने जो हमारा पेपर पेज पे नहीं बना सकते, इसलिए हमने पीटी ग्राफ के बीच में, जो पी और टी के बीच में ग्राफ बनाया, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा। ठीक है, तो ये थे हमारे पीटी ग्राफ। अब हम बात करते हैं कि लेटेंट हीट पर। देखो लेटेंट हीट क्या होती है, एक हीट तो वो होती है जो हम अपीयर कर सकते हैं, है ना। क्या होती है, जैसे हमने मान लिया वाटर था, ठीक है, कोई भी वाटर था, मान लिया उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, अगर हमने उसको हीट दे दी, ठीक है, एंड उसका जो टेम्परेचर है वो कितना आ गया, 15 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, जैसे हमने उसको हीट दी, तो ये तो हमारी हो गई अपियरिंग हीट, यानी जो हमें दिखाई दे रही है ना। और इसका जो फॉर्मूला होता है, जो हमारी हीट होती है जो हमें दिखाई देती है, यानी जिसको हम स्पेसिफिक हीट बोलते हैं, जो मैंने प्रीवियस बता चुकी, उसका क्या फॉर्मूला था, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T, इसका ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, जो हमें दिखाई देती है, जो हीट हमें दिखाई देती है, यानी जो हमारे टेम्परेचर में चेंज करे, है ना, टेम्परेचर को बढ़ाए, वो तो हमारी होगी सिंपल हीट। अब हम बात करते हैं कि लेटेंट हीट क्या होती है। लेटेंट का मतलब होता है हिडन हीट, मतलब छिपी हुई हीट, कि हमें दिखाई ना दे, चेंज भी हो जाए और हमें दिखाई भी ना दे, तो वो होती है लेटेंट हीट। जैसे इसका एक एग्जांपल है, अगर हम मान लिया कि हमने एक आइस ले ली, ठीक है, उसका टेम्परेचर मान लिया 0 डिग्री सेल्सियस था, शुरू में हमने उसको हीट दी आइस को, तो क्या हुआ, हीट जो है वाटर में चेंज हो गई। वाटर में चेंज होने के बाद भी उसका टेम्परेचर कितना रहा, 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। देखो वाटर में जाने के बाद उसका टेम्परेचर तो चेंज नहीं हुआ, उतना ही 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसीलिए जो हीट है, यानी हीट ने अपना कुछ वर्क किया है। हीट ने क्या वर्क किया, उसकी स्टेट को चेंज करने में। ठीक है, जो टेम्परेचर को चेंज करे वो होती है हमारी सिंपल जो हीट, स्पेसिफिक हीट, एंड जो स्टेट को चेंज करे, ठीक है, वो होती है हमारी लेटेंट हीट। देखो इसमें हीट हमें दिखाई नहीं दी, सिर्फ चेंज हो गया, स्टेट चेंज कर दी, सिर्फ सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर दिया, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर में चेंज नहीं आया, तो ये हमारी क्या होती है, लेटेंट हीट। तो यही हमारी होती है लेटेंट हीट, यानी छिपी हुई, हिडन हीट, लेटेंट हीट। तो यानी जो टेम्परेचर में चेंज ना करे, सिर्फ स्टेट में चेंज करे, है ना, वो होती है हमारी लेटेंट हीट। और इसका क्या फॉर्मूला होता है लेटेंट हीट का, ये तो हो गया Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T, ये होती है Q इज इक्वल टू ML। देखो कैसे आई, बताएंगे आगे फॉर्मूला इसका। अब देखो ये तो हो गई हमारी लेटेंट हीट। अब बात करते हैं कि स्पेसिफिक लेटेंट हीट क्या होती है। देखो स्पेसिफिक लेटेंट हीट, देखो इसके नाम में स्पेसिफिक मतलब
स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, अगर मान लिया टू चेंज द 1 ग्राम ऑफ आइस इनटू 1 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब यहाँ पे हमें स्पेसिफिक दे दिया कि इतना ग्राम हमारी आइस है, ठीक है। अब तक हमें जो हमारी लेटेंट हीट है सिंपल, उसमें हमें क्वांटिटी नहीं दी जाती कि कितनी हमारी कितने ग्राम है। अब स्पेसिफिक मतलब 1 ग्राम, ठीक है, यानी इसमें हमें स्पेसिफिक वैल्यू बता दी है हमारी लेटेंट हीट की कि 1 ग्राम आइस है और उसको 1 ग्राम वाटर में ही चेंज करना है ना। तो वो हमारी क्या होगी, स्पेसिफिक लेटेंट हीट, यानी 1 ग्राम आइस को और उसकी स्टेट में चेंज कर देगा 1 ग्राम वाटर में, यानी 1 ग्राम से 1 ग्राम में ही चेंज किया सिर्फ, तो वो हमारी क्या होगी, स्पेसिफिक लेटेंट हीट। जैसे हम मान ले कि ये 0 डिग्री सेल्सियस, यानी हमने आइस ले ली है 1 ग्राम की है, ठीक है, ये 1 ग्राम की आइस है, हमने इसको हीट दे दी और इसने 1 ग्राम वाटर में ही चेंज कर दिया, यानी स्टेट चेंज कर दी 1 ग्राम वाटर में ही, है ना। यानी यहां से क्या होगी, ये मेल्टिंग होगी इसकी, ठीक है, ये हो गया। तो चेंज द 1 ग्राम ऑफ आइस एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, तो वही क्या होती है हमारी स्पेसिफिक लेटेंट हीट। देखो लिख देते हैं, ठीक है, तो ये हो गया, ये होगी चेंज द 1 ग्राम ऑफ आइस इनटू 1 ग्राम ऑफ वाटर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो हीट इवोल्व हम क्या उसको क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक लेटेंट हीट, या फिर लेटेंट हीट को हम स्पेसिफिक लेटेंट हीट को हम क्या बोल सकते हैं कि लेटेंट हीट पर यूनिट ग्राम या फिर पर यूनिट ग्राम या किलोग्राम, पर यूनिट ग्राम और किलोग्राम, ठीक है, ये होती है हमारी स्पेसिफिक लेटेंट हीट, ये हो गया। तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट का क्या फॉर्मूला होता है, ये जो देखो यहां से जो एल होता है ना, एल यानी जो स्पेसिफिक लेटेंट हीट है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट जिसको हम एल से डिनोट करते हैं, वो किसके इक्वल होता है, एल इज इक्वल टू क्यू बाई एम, है ना। यानी स्पेसिफिक हमने वही देखा कि लेटेंट हीट पर यूनिट किलोग्राम या फिर ग्राम, ठीक है, तो पर यूनिट मास हो गया। अब यहां से क्यू अगर देखें तो क्यू क्या होता है, एम इंटू एल हो जाएगा। अब यहां से क्यू क्या है हमारी लेटेंट हीट, क्यू क्या है लेटेंट हीट, एंड ये एल जो है ये हमारी क्या है स्पेसिफिक लेटेंट हीट, स्पेसिफिक लेटेंट हीट। तो देखो जो लेटेंट हीट का फॉर्मूला ये यहाँ पे ये था ना, क्यू इज इक्वल टू एम एल, तो ये वाला रिलेशन यहाँ से आया है, क्योंकि हमारी जो स्पेसिफिक लेटेंट हीट जो एल होती है वो क्यू बाई एम होती है, तो क्यू को निकालेंगे तो एम टोटल जो हमारी लेटेंट हीट है वो इसके इक्वल आ जाती है, एम इंटू एल, वेयर एल इज द स्पेसिफिक लेटेंट हीट, ठीक है। तो इसका ये फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक लेटेंट हीट का, क्यू इज इक्वल टू एम एल, ठीक है, ये हो गया स्पेसिफिक लेटेंट हीट, एंड ये होती है ओनली लेटेंट हीट, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, लेटेंट हीट का क्यू इज इक्वल टू एम एल। अब ये अब इसी में ना एक टर्म आती है कैलोरीमेट्री, कैलोरीमेट्री। अब देखो ये जो कैलोरीमेट्री होती है ये क्या करती है, मेजर ऑफ द, इट इज यूज्ड टू मेजर द लेटेंट हीट या फिर स्पेसिफिक लेटेंट हीट, मेजर द लेटेंट हीट, यानी जो लेटेंट हीट होती है उसको मेजर करने के लिए कैलोरीमेट्री जो इंस्ट्रूमेंट हमारा यूज की जाती है। तो लेटेंट हीट या और स्पेसिफिक लेटेंट हीट, स्पेसिफिक लेटेंट हीट। अब जो कैलोरीमेट्री होती है इसका ये किस प्रिंसिपल के बेस पर वर्क करती है, ये वर्क करती है कंजर्वेशन ऑफ ए एनर्जी, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल पर वर्क करती है, क्योंकि इसका जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी, हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी, हीट गेन, यानी जो कोल्ड बॉडी वो कितनी हीट गेन करेगी, हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी। ये इस प्रिंसिपल पे वर्क करती है कि कोई हॉट बॉडी है वो कितना लॉस करेगी अपनी हीट को, और एक कोल्ड बॉडी है वो कितना गेन करेगी उसकी हीट को, है ना। हम ऐसा मानते हैं ना कि कोई कोल्ड बॉडी होती है जो हमारी हीट हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर फ्लो करती है, और वो तब तक फ्लो करती रहती है जब तक उनका टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता, है ना। तो इसी प्रिंसिपल के बेस पे हमारा कैलोरीमेट्री वर्क करता है, और ये जो प्रिंसिपल होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर,
है ना, कि कितनी एनर्जी शुरू में जो जितनी इसने लॉस्ट की उतनी ही इसने गेन की। तो यहाँ पे एनर्जी का क्या हो गया, एक टाइप से कंजर्वेशन, दोनों तरफ एनर्जी क्या होगी, इक्वल। तो ये हमारी जो वर्क करती है ये हमारी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर वर्क करती है। ठीक है, तो ये थी कैलोरीमेट्री। इसका सिर्फ इतना ही वर्क होता है कि ये लैटेंट हीट को मेजर करती है और इस प्रिंसिपल पर ये वर्क करती है कि एक हॉट बॉडी ने अपने कितनी हीट को लॉस्ट किया और दूसरी कोल्ड बॉडी ने उसकी कितनी हीट को गेन किया। वो दोनों एक टाइप से एक टाइम पे वो कांस्टेंट हो जाती हैं, ठीक है, इक्वल हो जाती है दोनों क्वांटिटी। अब देखो जो हमारी स्पेसिफिक हीट आती है, स्पेसिफिक हीट, अब इसके बेस पे दो प्रिंसिपल आते हैं, टू प्रिंसिपल्स स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। ये कौन कौन से प्रिंसिपल है, एक तो स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम, एक तो है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और दूसरा है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे कितनी स्पेसिफिक हीट हो, ये दो प्रिंसिपल आते हैं इसके, है ना। तो स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होती है, देखो फर्स्ट लिखते हैं इसकी डेफिनेशन। देखो ये है डेफिनेशन, स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ ए गैस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस व्हेन वॉल्यूम ऑफ गैस इज केप्ट कांस्टेंट। ठीक है, इसका एक एग्जांपल ये है कि जब हम स्विमिंग पूल में विंटर में भी समर में देखते हैं तो क्या होता है, हमारा स्विमिंग पूल का वाटर हमें कोल्ड ही मिलता है ना। तो इसका एक ये, ठीक है, इसी की वजह से होता है स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम। सेकंड आता है स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर पे सेम यही डेफिनेशन होगी, स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस एट ए कांस्टेंट pressure is defined as the amount of heat energy required to raise the temperature of 1 gram of through 1 degree Celsius when अगर pressure of a gas क्या रखिए, constant। ठीक है, तो इसमें सेम डेफिनेशन हो जाएगी, बस वॉल्यूम की जगह पे प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, तो वो होती है स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट प्रेशर। अब देखो इनका जो रेशियो होता है ना, Cp बाई Cv का, उसको हम गामा से डिनोट करते हैं, दैट इज Cp बाई Cv। ये जो इनका रेशियो होता है इसको हम गामा से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी है, गामा इज Cp बाई Cv। अब देखो इनमें कई बार क्वेश्चन आता है कि Cp ग्रेटर है या फिर Cv ग्रेटर है ना, ग्रेटर, यानी ये पूछा जाए कि अगर इन दोनों में से कि जो कांस्टेंट प्रेशर है, स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम, इन दोनों में से बड़ा कौन सा होगा। ठीक है, अब देखो इसमें ये बताते हैं कि जब हम किसी गैस को हीट देते हैं, है ना, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो वो क्या करती है, सिर्फ अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम पर उसको हीट दें तो क्या करेगा, सिर्फ वो उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देगा, यानी हम कह सकते हैं कि हमारे टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगा। अब हम बात करेंगे सिर्फ कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर हीट दें, ठीक है, तो क्या करेगा, उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देगा, इसका मतलब टेम्परेचर को बढ़ा देगा, है ना, टेम्परेचर को बढ़ा देगा। लेकिन कोई भी हीट जो है गैस के एक्सपेंशन में काम नहीं करेगी, सिर्फ उसको टेम्परेचर बढ़ाएगी उसका, है ना। अगर हम यही काम कांस्टेंट प्रेशर पर करें, अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पर हीट दें तो क्या होगा, एक तो जो हमारा एक पार्ट तो हमारा कैसे यूज हो जाएगा, इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस, यानी गैस की इंटरनल एनर्जी को भी बढ़ाएगा। एंड दूसरा जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो कैसे यूज करेगा, एक्सपेंशन ऑफ ए गैस, यानी जो हमने एक्सटर्नल प्रेशर दिया है, क्योंकि हमारा प्रेशर क्या है, कांस्टेंट, उस एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट हमारे गैस का क्या करेगा, एक्सपेंशन, क्योंकि हम क्या करें, कांस्टेंट प्रेशर पर हीट दे रहे हैं, तो उस एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट हमारे गैस के एक्सपेंशन को इंक्रीज करेगा, और पहला क्या करेगा कि उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा, टेम्परेचर ऑफ ए गैस की। ठीक है, तो अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा हुआ, Cp, क्योंकि Cv तो सिर्फ कैसे यूज हुआ कि अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम पर
अगर हम किसी गैस को हीट दे तो सिर्फ वो क्या करेगी, उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देगी और टेम्परेचर को बढ़ा देगी। लेकिन अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पर हीट दें तो वो दो दो वर्क करेगी। एक तो हमारे जो क्या करेगी, इंक्रीजिंग करेगी इंटरनल एनर्जी, गैस की इंटरनल एनर्जी को, और टेम्परेचर बढ़ाएगी। और दूसरा क्या करेगी, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ हीट, यानी जो हीट बचेगी वो क्या करेगी, एक्सपेंशन करेगी गैस का अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर। अगर हमने प्रेशर को कांस्टेंट भी कर रखा है तो भी क्या करेगी, उसको एक्सपेंड करेगी उसके अगेंस्ट। ठीक है, इसका मतलब Cp क्या हुआ, ग्रेटर देन Cv से, क्योंकि Cv में सिर्फ एक वर्क होगा, सिर्फ इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी, और Cp दो दो वर्क करेगा। एक तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ाएगा, साथ में उसका जो प्रेशर है एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट गैस में, गैस का जो है प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। तो जो Cp है वो ग्रेटर देन किससे हुआ, Cv से। और इनके बीच में, क्योंकि Cp जो Cv से ग्रेटर है, तो इनके बीच में एक रिलेशन होता है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, यानी एक कांस्टेंट के, दैट इज अ रेडबर्ग कांस्टेंट, R के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो Cp माइनस Cv, तो ये Cp माइनस Cv यहीं से आता है, क्योंकि जो Cp है वो ग्रेटर होता है Cv से, इसलिए उनके बीच में ये रिलेशन आता है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। तो आज ये हमारा जो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैटर है, यहाँ पे इसका जो फोर्थ पार्ट था वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इनके बेस पे न्यूमेरिकल। ओके, थैंक यू।